कहानी शुरू होती है 1985 में, जहां हमें इन दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनमें एक का नाम होता है बरदा और दूसरे का नाम होता है देवा। और ये दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में बरदा को कुछ लोग परेशान करके उसकी नथ को छीन ले जाते हैं। देवा जो अपने फ्रेंड बरदा के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। देवा बरदा को पकड़कर उनके पास ले जाता है जिन्होंने बरदा की नथ को छीना था। अब वहां पर जाकर देवा उसकी नथ को वापस करने के लिए बोलता है, लेकिन वो नथ को लौटाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उस पहलवान को हराने के बाद ही हम इसकी नथ को लौटाएंगे, जो आज तक किसी से नहीं आ रहा। देवा बिना कुछ सोचे समझे उस पहलवान से लड़ने के लिए चला जाता है। वहां जाकर उस पहलवान से लड़ने लगता है। आखिर में देवा एक करंट वाले तार को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उस पहलवान को झटका लगता है और वो ढेर हो जाता है। बट देवा यहाँ पे किसी तरह बच चुका था और उन लोगों को उसकी नथनी वापस लौटानी पड़ती है। वो समझ चुके थे कि जो बंदा एक नथनी के लिए बिजली के तार को पकड़ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद में अगले सीन में हमें देवा को दिखाया जाता है, जो अपने दरवाजे पर बहुत सारे कीलों को ठोक रहा होता है। उस रात बारिश भी हो रही थी और बाहर काफी कोहराम मचा हुआ था। अब देवा इस दरवाजे को बंद करके अपनी माँ को बचा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे आ जाते हैं और देवा को पकड़कर उसके गेट को तोड़ने लगते हैं। गेट को तोड़ने के बाद वो उसकी माँ को पकड़कर बाहर ले आते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी से बरदा वहीं पर आ जाता है। तभी हमें पता लगता है कि ये बरदा के पिता के आदमी है। बरदा उनसे देवा और उसकी माँ को छोड़ने के लिए कहता है, बट वो लोग उसे नहीं छोड़ते क्योंकि जो कानून होते हैं वो उसी के फादर ने बनाए थे। ये सुनकर बरदा भी चुप हो जाता है और कुछ टाइम बाद अपने हाथ से एक कड़ा निकालकर उन लोगों को दे देता है। अब इस कड़े का देने का मतलब ये था कि बरदा ने पूरा का पूरा कबीला उन लोगों को दे दिया, सिर्फ देवा और उसकी माँ को बचाने के लिए। अब वो लोग वहाँ से उस कड़े को लेकर चले जाते हैं। देवा ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि उसने उसकी और उसकी माँ की जान बचाई है। बट बरदा कहता है कि तुम्हारे लिए ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और तुम्हें अपनी माँ के साथ यहाँ से जाना होगा। देवा बरदा की बात मानता है और अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले देवा अपने दोस्त बरदा से एक वादा करता है और वो कहता है कि तुझे मेरी जब भी जरूरत पड़े मैं जरूर आऊंगा, चाहे तेरे लिए किसी का शिकार बनना पड़े या किसी का शिकार करना पड़े। और उसके बाद देवा अपनी माँ के साथ यहाँ से चला जाता है और फिर यहीं पर बरदा अपने दोस्त को एक नाम देता है और वो नाम होता है सालार। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक ट्रैक कर रहे आदमी को देखते हैं। फिर हमें पता लगता है कि ये लोग जिसे ट्रैक कर रहे हैं वो और कोई नहीं श्रुति हसन है, जो कि इंडिया में किसी को इन्फॉर्म किए बिना ही आ रही थी। ये लोग इस बात को अपने सुपीरियर को बताते हैं और वो सुपीरियर इस बात को अपने किसी आदमी को बताते हैं ताकि वो अपने दुश्मनों से श्रुति हसन को बचा सके। और जो उसकी दुश्मन थी वो थी ओमकारी माँ, जिसकी पहुंच और पावर काफी ज्यादा होती है। श्रुति हसन के पिता बिलास से कहता है कि वो कहाँ रहता है सिर्फ तुम ही जानते हो और वो ही एक ऐसा है जो इसको बचा सकता है। तुम्हें श्रुति को उसके पास लेकर जाना ही होगा। अब बिलास ऐसा ही करता है और जैसे ही श्रुति इंडिया आती है उसे किडनैप कर लेता है और असम में उसे एक टीचर के पास ले जाकर छोड़ देता है और उस स्कूल टीचर को ऐसा विश्वास दिला देता है कि ये लड़की भी एक टीचर है और वो यहाँ रहकर बच्चों को पढ़ाना चाहती है। यहीं पर हमें पता लगता है कि वो स्कूल टीचर और कोई नहीं देवा की माँ है, यानी देवा और उसकी माँ यहाँ पर काफी सालों से रह रहे हैं। फिर यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो सालार की। यह आदमी श्रुति हसन को इसलिए लाया होता है क्योंकि श्रुति हसन के फादर को ये पता था कि मेरे दुश्मन मेरी बेटी को इंडिया में कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक ही ऐसा आदमी है जो मेरी बेटी को बचा सकता है और वो होता है देवा। अब यहाँ पर श्रुति हसन कुछ दिन तक टीचर बनकर रहती है और सालार भी यहीं पर एक खान में काम करता है। अगले सीन में हमें ओमकारी माँ को दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों को कंटेनर का माल नेपाल पहुंचाने के लिए बोलती है। उनका आदमी उन ट्रक्स को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, बट जैसे ही पुलिस उन ट्रक्स को खोलती है तो पुलिस भी डरकर उन ट्रक्स को वहां से जाने देती है। फिर हमें पता लगता है कि ये स्टम्प जिस भी आदमी का है वो बहुत ही डेंजरस एंड पावरफुल है, इतना ज्यादा कि उससे पुलिस और सरकार भी डरती है। एक दिन जब श्रुति हसन देवा को खाना देने के लिए उस खान में जाती है तो कुछ गुंडे आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। उसी वक्त देवा की माँ वहीं पर आ जाती है और श्रुति को बचाने के लिए बोलती है। फिर देवा सभी को एक साथ कुचल कर रख देता है और श्रुति को बचाकर अपने साथ ले आता है। इतने दिनों में ओमकारी माँ के लोगों ने श्रुति का पता लगा लिया और जो गुंडा ट्रक में माल लेकर जा रहा होता है उसी को कहा जाता है कि तुम श्रुति को यहाँ लेकर आओ। बिलास देवा की माँ को श्रुति के बारे में सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन देवा की माँ कहती है कि तुम इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ। श्रुति का इंडिया में आने का जो मेन रीजन था वो था उसकी माँ की अस्थियों को बहाना। अगले ही दिन श्रुति को पकड़ने के लिए वो ट्रक वाले लोग वहाँ पर आ जाते हैं। देवा और उसकी माँ खदान के ऊपर के रास्ते से इस गाँव को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी देवा की माँ भावुक हो जाती है और देवा को बोलती है कि जाकर उस लड़की को बचा। फिर देवा अपनी गाड़ी में लगी मिसाइल से उस ट्रक को उड़ा देता है। फिर आगे आने वाली गाड़ियों पर मशीन गन से फायर करने लगता है। फिर विलास श्रुति को बताता है कि तुम्हारे पिता, मुझे, देवा और ये सील को एक ही चीज जोड़ती है, वो है खान साहब। फिर हमें पता लगता है कि देवा की हिस्ट्री में काफी सारी चीज छुपी हुई है। अब विलास श्रुति को एक गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। बट थोड़े आगे जाने के बाद में श्रुति पूछते कि आखिर ये मामला है क्या, ये सब गुंडे मेरे पीछे क्यों पड़े हैं और ये सब चल क्या रहा है, और ये देवा कौन है और मुझे इसी के पास में क्यों लाया गया था। फिर विलास श्रुति के सवालों का जवाब देते हुए बताता है कि 1127 में महमूद गजनी और चंगेज खासे भी खूंखार डाकू हुआ करते थे और वो जो कुछ भी लूटते वो सारा माल खानसार ले जाते थे। और इस खानसार में इन डाकुओं के 3 कबीले होते हैं, मन्नार कबीला, सौरियांग कबीला और गनियार कबीला। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गए उन्होंने इस जंगल को अपना किला बना लिया। हालांकि अंग्रेजों ने सारी जगहों पर राज किया बट वो खानसार पर अपना परचम कभी नहीं लहरा सके। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ तो देश के सामने ये प्रॉब्लम थी कि आखिर खानसार का क्या किया जाए। फिर उन तीनों कबीलों के सरदार यानी सिम, मन्नार दिल्ली पहुंचे और वहां पहुंचकर भारत के नक्शे से खानसार का नाम ही मिटा दिया और उन्होंने चेतावनी दी कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के नियम भारत पर जरूर लागू होंगे और इंडिया में होने वाली स्मगलिंग
जंग में खानसार का फिक्स हिस्सा होगा। इस तरह से खानसार एक बड़ी विरासत बन गया। जैसे जैसे खानसार में दौलत और पावर बढ़ती गई, तब सिमन्नार ने एक सिस्टम खड़ा कर दिया और उस सिस्टम के तहत खानसार को 101 भागों में बांट दिया और उन सारे एरियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बोर्ड पावर बनाई। जिसके बाद उन्होंने अपनी सभा के लिए 3 सिस्टम बनाए, जिसमें पहला कतार, दूसरा सरदार और तीसरा कर्ता, और इन तीनों के लिए अलग अलग कड़े बनाए गए। जिस हिसाब से इनका ओहदा होता था उस हिसाब से इनके हाथों में छोटे बड़े कड़े पहनाए गए। सबसे बड़ा कड़ा होता था कर्ता यानी राजा का। सिमन्नार ने काफी टाइम तक खानसार को अच्छी तरीके से संभाला, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी मौत हो गई। जिस तरह से इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया उसमें तीनों कबीलों के बीच रोटेशन पॉलिसी चलती थी, इसलिए अगला राजा बनना था सौर्यांग कबीले के सरदार को। सिमन्नार के बेटे राजमन्नार को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने रात में अपने लोगों को भेजकर सौर्यांग कबीले को जड़ से मिटा दिया और खानसार की गद्दी पर खुद राजमन्नार बैठ गया। उसने एक ऐसी खतरनाक फौज तैयार करवाई जिससे खानसार बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया और सौर्यांग कबीले के सरदारों की जगह उसने अपने परिवार के लोगों को बैठा दिया। अब यहाँ पर बर्दा सरदार इसलिए नहीं है क्योंकि उसने बचपन में देवा और उसकी माँ को बचाने के लिए कड़ा किसी को दे दिया और उसने खानसार के कानून में बदलाव करके एक ऐसा कानून बनाया कि जो भी ज्यादा ताकतवर होगा वो खानसार को रूल करेगा। और इसी तरह राजमन्नार ने खानसार पर 25 सालों तक राज किया। फिर एक दिन ऐसा आता है कि राजमन्नार को किसी काम से खानसार से बाहर जाना पड़ता है। तभी राजमन्नार का दामाद वहीं पर आता है और कहता है कि तुम्हें अपने बेटे बर्दा को बुला लेना चाहिए। फिर हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि राजमन्नार अपने सभी बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार बर्दा को ही करता है और वो खानसार से बाहर जाने से पहले बर्दा को अगला राजा बनाने की घोषणा कर देता है। इसके बाद राजमन्नार अपनी बेटी को टेम्परेरी कर्ता घोषित कर देता है कि जब तक मैं खानसार में वापस नहीं लौटता तब तक तुम ही पूरे खानसार को संभालोगी। इसके बाद राजमन्नार जरूरी काम से बाहर चला जाता है, बट तभी हम देखते हैं कि राजमन्नार का दामाद अपना असली रंग दिखाता है और राजमन्नार ने जिस सरदार की पोस्ट लेकर अपने बेटे बर्दा को सरदार बनाया उसके पास जाकर उसे भड़काने लगता है और उसे बताता है कि खानसार में जो भी बलवान होता है वो ही इसे रूल करता है। फिर वो आदमी अपनी पोस्ट को बचाने के लिए बर्दा को मारने के लिए वहीं पर जाता है एंड इस काम को करने के लिए राजमन्नार के परिवार के लोग भी उसका साथ देते हैं। फिर ये बात राजमन्नार की बेटी को पता चलती है तो वो सबको अपने पास बुला लेती है। हालांकि वो भी बर्दा से नफरत करती थी, लेकिन राजमन्नार की गैर हाजिरी में वो उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहती और सीज फायर के तहत इस सब को रोकने के लिए कहती है। बट रुद्रास के खिलाफ जाकर सीज फायर हटाने की अपील करता है। फिर राजमन्नार की बेटी डिसीजन लेती है कि इसके ऊपर 9 दिन बाद में वोटिंग कराई जाएगी, पर वोटिंग शुरू होने से पहले ही सभी सरदारों ने अपनी अपनी फौज बनाना तैयार कर दी। बर्दा का भाई कहता है कि भाई हमारी फौज कहाँ है, इनके आगे हम कैसे टिक पाएंगे। फिर देवा भी अपनी आर्मी लाने के लिए खानसार से निकल पड़ता है, वो भी एक जीप लेकर जिसमें सिर्फ एक ही सीट खाली थी। अब वो गुजरात के अंदर पहुंच जाते हैं और बर्दा एक घर के अंदर जाकर आवाज लगाता है देवा। इतने सालों बाद मिलने पर देवा बर्दा को गले लगा लेता है। बर्दा को देखकर देवा की माँ भी काफी खुश थी, बट जब बर्दा देवा को खानसार ले जाने की बात करता है तो उसकी माँ भी काफी टेंशन में आ जाती है। तभी देवा की माँ को याद आता है कि बर्दा ने बचपन में हमारी जान कैसे बचाई थी और देवा ने उससे क्या वादा किया था कि तू जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा और तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये सब सोचकर वो देवा से कहते हैं कि तू बर्दा के साथ जा। उसी वक्त बर्दा भी देवा को बिठाकर खानसार के लिए रवाना हो जाता है। खानसार के गेट पे पहुंचकर देवा की एंट्री कराई जाती है। अब उन लोगों को लगता है कि बर्दा एक बंदे को लाकर हमारा क्या उखाड़ सकता है, बट बर्दा को पता है कि देवा अकेला ही किसी आर्मी से कम नहीं। अब बर्दा देवा यानी सालार को काफी दिनों तक रोके रखता है। फिर हम देखते हैं कि एक सरदार का बेटा बर्दा और उसके साथियों को यहाँ पर बुलाता है। फिर वो एक पतंग उड़ाता है और उसे खुद ही काट देता है और वो पतंग जिसके भी घर जाकर रुकती है उसमें से एक लड़की को वहाँ पर लाया जाता है। देवा से ये सब बिल्कुल भी नहीं देखा जाता और वो उस सरदार के बेटे और उसके आदमियों को एक एक करके मार देता है। ये सब देखकर उस बस्ती की औरतें काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब उनके अच्छे दिन आ चुके थे। ये सब और सरदारों को पता लगता है तो वो बर्दा और देवा के साथ साथ और सभी लोगों को भी बंदी बना लेते हैं। फिर 9 दिन बाद में सीज फायर के लिए वोटिंग शुरू हो जाती है। वोटिंग के टाइम पे ही राजमन्नार खानसार में लौट आता है और अपना कड़ा रखकर सीज फायर जारी रखने के लिए वोट करता है और वो ये सब इसलिए करता है ताकि खानसार में सीज फायर जारी रहे और इससे मेरा बेटा खानसार का अगला कर्ता बन सके। आखिर में जाकर वोटिंग दोनों तरफ इक्वल इक्वल रह जाती है और लास्ट टाइम वोट करने की बारी थी बर्दा की और वो सीज फायर हटाने के लिए वोट करता है। ये देखकर राजमन्नार भी चौंक जाता है और वो सोचता है कि बर्दा ने आखिर ऐसा क्यों किया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सीज फायर हटाने के लिए बर्दा और देवा ने पहले ही बात कर ली थी। अब इससे ये हुआ कि वो अपने सारे दुश्मनों से लड़ेगा और देवा के साथ सबका सफाया कर देगा। जो लोग बर्दा के खिलाफ होते हैं वो फौज लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कैसे न कैसे करके देवा और बर्दा मिलकर एक साथ सबका सफाया कर देते हैं। जो भी उनके सामने आता है वो सीधा मारा जाता है। अब हमें राजमन्नार को दिखाया जाता है जो बताता है कि रुद्रा और मामा ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है और वो पंडित के साथ मिलकर मेरे खिलाफ बगावत करेंगे। और राजमन्नार बताता है कि पंडित क्या चीज है और वो क्या कर सकता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अब राजमन्नार खानसार से बाहर इसलिए गया था क्योंकि खानसार से ही किसी ने वेपन्स की बहुत बड़ी डील की थी। वो वाली होता है जो गनियार कबीले से था और अब राजमन्नार जान जाता है कि उसका दामाद और कोई नहीं सौर्यांग कबीले का है, जिस कबीले को हमने वर्षों पहले मिटाया था। उस कबीले के कुछ लोग आज भी जिंदा है, इसीलिए मैंने खानसार में बड़ी बड़ी दीवारें और इतनी बड़ी फौज बनवाई है। राजमन्नार जिस आदमी को पकड़ कर लाता है वो बताता है कि तुमने हमें मारने के लिए जिन आदमियों को भेजा था तब हमने उनसे बचकर हमारे बच्चों को गटर में छुपा दिया और 25 साल पहले सौर्यांग कबीले से खानसार का जो राजा बनने वाला था उनका बेटा अभी जिंदा है और वो है सालार। और जो ये सौर्यांग कबीले के लोग थे
वो भी सालार को काफी सालों से ढूंढ रहे थे, बट वो खुद ही खानसार में वापस लौट कर आ गया, जो कि खानसार का असली करता है। और राजमन्नार की बेटी पूरे खानसार में हाई अलर्ट जारी कर देती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है और लिखा आता है सालार पार्ट 2 सौर्यांग पर। अब इस मूवी ने अपने आने वाले पार्ट 2 के लिए काफी सीक्वेंसेस एंड बहुत बड़ा फ्यूचर खड़ा कर दिया है और आगे हम कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी देखने वाले हैं। जो कुछ भी हमने सालार पार्ट 1 के अंदर देखा है वो आने वाले पार्ट 2 के लिए सिर्फ एक बिल्डअप है। एक्चुअली रियल वाली तबाही तो आगे होने वाली है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको सालार का पार्ट 1 कैसा लगा और सालार के आने वाले पार्ट 2 में क्या क्या हो सकता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तब तक मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।